साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, जो टैक्सेशन लॉ है हमारे देश में वो बटा हुआ दो हिस्सों में। एक तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली कानून कोई सा भी हो, सरकार कितने दावे कर ले कि कानून को हमने ईजी कर लिया है, पर अभी भी कानून को समझना, उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है। अभी जो इनकम टैक्स कानून आया है 2025 का, इसको आप पढ़ लो। सरकार ने क्या कहा, इतना इजी कानून है कि आम आदमी भी इसको पढ़कर समझकर अपना टैक्सेशन डिटरमिन कर सकता है और अपनी टैक्स लायबिलिटी को फुलफिल कर सकता है। तो इतना आसान है, तो इसका बेरेट जो है अवेलेबल है, नेट पे जाके पढ़ लो। नहीं है इतना आसान, कहना आसान होता है, बट जो लोग आज भी बहुत छोटे शहरों से हैं या जिनको लीगल नॉलेज नहीं है, उनके लिए एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन आज ही मुश्किल है। तो वहाँ पर ड्यूटीज़ क्या है एडवोकेट्स की, कि आपको कानून जो है ईजी करके बताएं, ताकि आप कानून को हर एंगल से समझ सकें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कम से कम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये लेक्चर जो है उपयोगी है। अगर आप एक यंग सीए हैं या एक टैक्स प्रैक्टिशनर हैं तो कम से कम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि उन पॉइंट्स के लाइट में आप आगे बढ़ सकें। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और बेसिकली मेरा तो मानना ये है कि हमारी अप्रोच जो है वो इगोस्टिक नहीं होनी चाहिए। ये मान के कहीं नहीं बैठना है कि हमें सब कुछ आता है। भाई देखो, मैं भी कुछ पढ़ूंगा, कुछ बताऊंगा, आप भी कुछ पढ़ोगे, कुछ बताओगे, तो हम दोनों के डिस्कस से ये मालूम पड़ेगा व्हाट इज़ राइट, ना कि हु इज़ राइट। और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सही समझाना, सही जानना, ना कि सही को साबित करना। क्लियर है। तो इनकम टैक्स कानून को जब पढ़ेंगे हम, तो हमें दोनों ही स्थितियों को देखना पड़ेगा। वर्तमान कानून क्या है और क्या चेंजेस जो है कानून में आ गए। क्लियर है। जो वर्तमान कानून है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हो जाएगा रिप्लेस बाय इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्लियर है। अब बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट जब आया तो इसके आने से पहले एक बिल आया जिसको कहा गया इनकम टैक्स बिल 2025। क्लियर हो गया। और हर बिल का नंबर होता है। इसका नंबर क्या है, 24/2025। बेसिकली ये कानून क्यों आया और पहला वाला कानून क्यों था। दोनों ही कानून, चाहे पहला वाला हो चाहे अभी वाला हो, इनका एक ही ऑब्जेक्ट है कि हमें डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनको गवर्न करना है। डायरेक्ट टैक्स क्या लगते हैं, हमारी इनकम पर लगते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए मैं वेतन कमाता हूँ और मेरी इनकम जो है 12 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उस 12 लाख पे क्या टैक्स की लायबिलिटी होगी, ये कौन तय करेगा, इनकम टैक्स कानून। क्लियर है। इसके विपरीत मैं एक बिजनेसमैन हूँ या एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे खाते में आ रहे हैं 12 लाख रुपए, पर ये इनकम नहीं है, ये बेसिकली टर्नओवर है। और इसमें जो मेरे खर्चे हैं, जो मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, उन सबको निकाला जाएगा। उसके बाद जो खर्चे निकाल के स्थिति आएंगी वो मेरा प्रॉफिट है। शर्त ये है कि इसमें पर्सनल खर्चे शामिल नहीं होने चाहिए। क्लियर है बात ये। और जो ये प्रॉफिट आएगा इस पर मुझे जो है टैक्स देना होता है। क्लियर है। तो बेसिकली जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, उस पर जो हम टैक्सेस दे रहे हैं, उन्हीं टैक्स को डिटरमिन करता है इनकम टैक्स कानून। क्लियर है। तो जब कोई कानून बन जाएगा तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें कुछ कमियां रह जाएं। अब कमियां रह जाएंगी तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हम नया कानून लेकर आए। उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। क्लियर है। तो ये कानून जो है डील करेगा अमेंडमेंट से भी, कि जो भी टैक्स की व्यवस्थाएं हैं, सरकार को लगता है कि उसमें चेंज कर देना चाहिए, सरकार इजीली उसको अमेंड कर सकती है। क्लियर है। तो कानून क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। बट जो कुछ सरकार ने बात कही है कि भाई एग्जिस्टिंग कानून क्या होगा, उसके क्या प्रोविजंस होंगे, तो उसका समावेश भी करना जरूरी है एग्जिस्टिंग कानून में, जिसको हम कहते हैं कॉन्सोलिडेटिंग करना। क्लियर है, समावेश करना। तो इसमें प्रोविजंस भी हैं और बाद में अगर आवश्यकता हुई अमेंड करने की तो वो प्रोटोकॉल भी यहाँ पर दिए गए। इसे दोनों ही स्थितियों को जो है ये इंकॉर्पोरेट करता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमने समझ लिया। अब कुछ सेक्शंस हैं यहाँ पर, उनको हम समझते हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है वो डिफाइन करता है इस कानून का नाम। क्या कहता है ये, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 2025। वर्ड क्या है पूरा, द इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्लियर है। दूसरी बात है, ये एक्सटेंड हो रहा है होल इंडिया में। जब हमारे देश में आर्टिकल 370 था संविधान में, तब जो भी लॉ बन रहे थे वो अलग अलग थे। जम्मू कश्मीर के लिए अलग और हमारे लिए अलग। बेसिकली जब प्रोटोकॉल हटा तो उसने एक रिलैक्सेशन कर दिया। वो क्या हुआ कि जो भी कानून बनते हैं इंडिया के लिए, वो कानून अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो जाएंगे। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया। पहले था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब आ गया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है बात ये। और तीसरी बात है कि ये फोर्स में कब आएगा, 1 अप्रैल 2026 को। और अगर ये डेट चेंज करनी है तो उसके लिए सरकार को गजट निकालना पड़ेगा, पर अभी ये डेट हो चुकी है फिक्स। डेट क्या है, 1 अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 से पहले कौन सा कानून लागू होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर 1 अप्रैल 26 से कौन सा कानून लागू हो जाएगा, द इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। अब बेसिकली अगर हम एक आम इंसान हैं या हम एक साधारण व्यक्ति हैं तो हमें कोई मतलब नहीं इस कानून से।
ना कानून को पढ़ना चाहता है। क्लियर है बात है, सबको ये है कि भाई टैक्स में छूट मिल जाए, टैक्स नहीं लगे हमारा। क्लियर है। तो बेसिकली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, सब टैक्स दे रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो टैक्स के रिफंड ले लेते हैं, जो छोटे लोग हैं मिडिल मैन है वो टैक्स भरते रहते हैं इस कंट्री के अंदर। क्लियर है बात ये। तो इसलिए आपको कानून पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो एग्जम्पशंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो ले पाओगे, अदरवाइज बेनिफिट नहीं ले पाओगे। पर कानून को पढ़ने से पहले कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम देखते थे महाभारत, तो हमको मालूम था भाई ये दुर्योधन है तो ये कौरव है, हमको मालूम था ये अर्जुन है तो ये पांडव है, ये भगवान कृष्ण है, तो हमको रोल मालूम था सबके क्या क्या है। बट उससे पहले हमने क्या समझा कि उनके नाम क्या है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, तो इसमें भी नाम दिए गए। सबसे पहले जो ओपन किया गया है सेक्शन 2 में नाम को, वो है अकाउंटेंट। ठीक है। और एक बात समझना, सामान्य भाषा के अंदर हमारे दफ्तरों में या हमारे ऑफिस में हम कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं कि भाई तुम हमारे खाते बना लो। खाते कौन से, कैश बुक, लेजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली जो ये काम करते हैं ना अकाउंटिंग का, उनको हम कहते हैं अकाउंटेंट। एक सामान्य बात है। क्लियर है। जो पैरवी कर रहा है कोर्ट में वो कौन हो गया, एडवोकेट। क्लियर है। तो सीए अलग चीज़ है, अकाउंटेंट अलग चीज़ है, दिमाग में सेट कर लो। जो काम कर रहा है व्यक्ति अकाउंट्स का, वो व्यक्ति है अकाउंटेंट। पर कानून क्या बोलता है, परिभाषा हम नहीं देंगे। अकाउंटेंट का वही मीनिंग है जो कि असाइन किया गया है सेक्शन 515 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। अब ये क्या स्थितियां हैं, जब वो प्रोविजन पढ़ेंगे तब आपको मैं स्पष्ट करूंगा। अभी आप नोट कर लो, अकाउंटेंट मीन्स द कंसर्न पर्सन टू होम द मीनिंग of that term had been assigned as per protocol of section 515 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। दूसरा आएगा एडिशनल कमिश्नर। कई बार देखा होगा आपने कि आपको आ जाते हैं फ़ोन में, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, आते हैं फ़ोन, नहीं आते होंगे भाई, वो क्यों फ़ोन करेंगे आपको, वो सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं, वो कभी फ़ोन नहीं करेंगे आपको। जब भी बुलवाना होगा आपको, यहाँ कोई भी आपसे पूछताछ होगी तो आपको आएगा ईमेल। क्लियर है। डिपार्टमेंट आपको मेल करके ही बुलवाता है और सारी कॉरस्पॉन्डेंस इस समय मेल पे हो रही है, तो चांसेस बहुत कम है करप्शन के या सेटिंगबाजी होने के। क्लियर है बात ये। तो एडिशनल कमिश्नर कौन है, ऐसा व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया एडिशनल कमिश्नर। ये तो बड़ी आसान सी बात है। और अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एज पर सेक्शन 237 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी। इसके बाद कौन है जी, एडिशनल डायरेक्टर। ये भी कौन है कि जिसको अपॉइंट किया गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। पर ये अपॉइंट कैसे होगा, एज पर सेक्शन 237 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सिंपल सी बात है ना। क्लियर है, नोट कर लिया। चलें आगे। अब इसके बाद में आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स बेसिकली एक एडवांस होमवर्क है, ये मान के चलो। अपने भी कई स्टूडेंट थे स्कूल में, कॉलेजेस में, जो बहुत चालाक थे, चतुर थे, जो सारा होमवर्क पहले ही कर ले में, टीचर ने मांगा ही नहीं, उससे पहले होमवर्क कर ले में। क्लियर है। तो टीचर को कहती थी भाई तुम बहुत एडवांस हो जी, बहुत चालाक हो जी। तो एडवांस में टैक्स देना, टैक्स मांगा नहीं गवर्नमेंट ने, आपने अपने हिसाब से मान लिया कि मेरी इतनी इनकम हो जाएगी और उस पर इतना टैक्स बनता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया आपने, तो ये टैक्सेशन आपने एडवांस कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एडवांस टैक्स। इसके प्रोविजन में कानून में दिए गए, जब आएंगे तब पढ़ूंगा। पर ये मोटी मोटी बात है, सामान्य रूप से हम इसको नोट करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान कानून है उसमें तो यहाँ तक ये लिखा गया है कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें छूट मिलेगी टैक्सेशन से। वर्तमान कानून में छूट है या नहीं है ये पढ़ेंगे, बट बेसिकली क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इसको पढ़ाऊंगा, इतने क्लॉजेस यहाँ पर है, सर दुख जाएगा। बेसिकली क्या है कि आप गाँव में जाओ और गाँव में जाके देखोगे फसलें लहरा रही है, खेत लहरा रहे हैं, दिखता है ना अपने को भाई। कई बार फसल लगी हुई शानदार खचाखच, हालांकि कई गांड भी रहते हैं फसलों के अंदर, वो अलग बात है। पर बेसिकली जो भी लैंड है इंडिया के अंदर, बाहर नहीं है इंडिया में, जो भी लैंड है इंडिया में जो कि यूज़ हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। यदि उससे कोई इनकम ड्राइव हो रही है बाय द वे ऑफ रेवेन्यू, मीन्स आपने फसल उगाई, उसको बेच के आ गए, उससे क्या आएगा, पैसा। पैसे को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। क्लियर है। और उस कंसर्न ज़मीन को आपने किसी को किराए पे दे दिया कि भाई तुम खेती करो और पैसा कमाओ और अल्टीमेटली हमें किराया दे दो, तो वो भी जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। आसान सी बात है जो अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। दूसरी बात है कि कोई भी इनकम ड्राइव हो रही है उस लैंड से बाय द वे ऑफ एग्रीकल्चर, वो भी इनकम कहलाएगी एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फसलें उगा रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रोसेस करना पड़ता है, कोई ऑपरेशन करना पड़ता है। क्लियर है। और कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी ऑपरेशनल वर्क हैं इस तरह के कार्य में, तो उस कंडीशन में अगर हमने वो ऑपरेशनल वर्क करे हैं ताकि हम उन फसलों को उगा सकें और फसलों को उगाने के बाद उन्हें तैयार कर सकें मार्केट में बेचने के लिए,
वो प्रोसेस क्या है, जैसे हम ट्रैक्टर लिया है और पीछे होता है ना, ट्रैक्टर के पीछे बंधा रहता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम खेत को जोतते हैं। क्लियर है बात ये। इसके अलावा कीटनाशक हो गए जो छिड़कते हैं हम, ये सब उसी प्रोसेस का पार्ट है। क्लियर है बात ये। और इसके अलावा प्रोसेस यूज़ नहीं भी हुआ तब भी जो है खेती हो गई, तो उससे जो भी इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगी, वो कहलाएगी एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है। इसके अलावा हमारी इच्छा हो गई कि हमने खेत खरीद लिया, क्लियर है, उसमें मकान बना लिया हमने और उसको डेवलप कर लिया, बट वो यूज़ कैसे हो रहा है, एज अ फार्म हाउस। तो उस कंडीशन में जो भी कंस्टेंट खेत है उसमें जो फसलें हैं वो बोई जा रही हैं, काटी जा रही हैं, उसको बेचा जा रहा है, उससे जो इनकम हो रही है वो क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने उस मकान को यूज़ कर लिया फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, या यूज़ कर लिया फॉर बिजनेस पर्पस, या यूज़ कर लिया फॉर प्रोफेशन, तो ऐसे सिनेरियो में ये इनकम नहीं कहलाएगी एग्रीकल्चर इनकम। ये अपवाद या नीचे दिया गया है। कई लोग करते हैं होशियारी, डबल खेल खेलते हैं, पर पकड़ में आ जाते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम जो कि ड्राइव हो रही है नर्सरी से। नर्सरी आप सब जानते हैं कि जहाँ छोटे छोटे पौधों को जो है उगाया जाता है या उनको बड़ा किया जाता है। क्लियर है। इसमें एक प्रोसेस लगता है, उसको हम कहते हैं सीडलिंग। सीडलिंग में कहता है कि अपने बीज बो दिए और उससे उसका आउटकम आ जाएगा। क्लियर है। और दूसरा है सैपलिंग। सैपलिंग में क्या होता है कि पौधा बोया जाता है, छोटा पौधा, और उस पौधे को जो है बड़ा किया जाता है। क्लियर है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें उगाना है मनी प्लांट, तो हम क्या करेंगे, काट के ले आएंगे, लगा दिया, उसको बड़ा कर लिया। ये तो होता है, वो सैपलिंग का पार्ट हो गया। और सीडलिंग में क्या है कि सीड्स हैं, क्लियर है, उसको बो दिया हमने और उससे हमने जो है पेड़ पौधे उगा दिए, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीडलिंग। तो सीडलिंग को भी कर रहे हैं अपन, सैपलिंग भी कर रहे हैं, और उससे जो फसल हो रही है उसको बेचकर जो अपन इसका इनकम ड्राइव कर रहे हैं, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर हो गया आपको। बहुत सिंपल सी बात है, अपने को विषय को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब लास्ट पार्ट इसका अपन पढ़ रहे हैं वो है अमलगमेशन। यहाँ पर इसको एंड करेंगे, फिर अपन शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2 से आगे। अमलगमेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में। अमलगमेशन क्या होता है, बेसिकली दो हैं इंटरप्राइजेस, ए और बी, दोनों मिल गए आपस में। क्लियर है। इट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन। ऐसे मिल गए बिल्कुल पक्के। तो इसमें क्या है कानून के अंदर कि कोई कंपनी का किसी अन्य कंपनी में मर्जर हो जाना और फाइनली एक कंपनी बन जाना, इट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन। क्लियर है बात ये। ऐसी कई कंपनियां दिख जाएंगी मार्केट में आपको जिनका हुआ है अमलगमेशन, तो पहले उनका नाम क्या था, बाद में क्या हो गया। क्लियर है बात ये। तो अमलगमेशन में क्या होता है कि एक कंपनी किसी अन्य कंपनी में मर्ज हो जाती है, फिर एक नई कंपनी तैयार हो जाती है, और उससे क्या होता है, सबसे पहली बात, जो प्रॉपर्टीज़ हैं अमलगमेटिंग कंपनी की वो चली जाती हैं अमलगमेटेड कंपनी के पास में। क्लियर है बात ये। फाइनल जो कंपनी तैयार हो रही है उसे कहा जाएगा अमलगमेटेड कंपनी, कि अब नई कंपनी बन चुकी है, इट इज़ कॉल्ड अमलगमेटेड। एक वो आया था ना गाना भी कि आज से घर तेरा मेरा हो गया, जो भी हो गया भगवान जाने। वैसे घर की बात नहीं थी, बात तो किसी और चीज़ की थी, बट क्या करें, समझाने के लिए एग्जांपल तो ऐसे लेने पड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, कि आज से तेरी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तो अमलगमेटिंग कंपनी की जो प्रॉपर्टीज थी अब किसकी हो गई, अमलगमेटेड कंपनी की। ईजी हो गया ना, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है लाइबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, जो कि थी अमलगमेटिंग कंपनी की, वो किसकी हो गई अब, अमलगमेटेड कंपनी की, कि उसने किससे कर्जा ले रखा है, कोई से कर्जा मांगता है, जो भी लोग हैं अब उनकी जिम्मेदारियाँ किसकी हो गई, अमलगमेटेड कंपनी की। क्लियर है। अब तीसरा है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं अमलगमेटिंग कंपनी के, अगर उनके पास जो शेयर हैं उसका जो वैल्यू है वो 75% से कम नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। ये कानून में जो है लिख दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्वायर हो जाएंगी, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्वायर हो जाएंगी, और उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं अगर उनका होल्डिंग जो है 75% से कम नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंसर्न अमलगमेटेड कंपनी। ये बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि हमारे काम नहीं आएंगी अगर हम एक आम इंसान हैं, बट जानकारी सामान्य रूप से हमें होनी चाहिए। अगर हम इनकम टैक्स कानून के स्टूडेंट भी हैं, एग्जाम कॉन्टेस्ट भी करेंगे, तो आसान भाषा में चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज तो क्या है, रटोगे लिखोगे तो लिखे हो, चीज़ें आसान होंगी तो आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है। तो अब अगले पार्ट में जो है अपन शुरू करेंगे एनुअल वैल्यू से, और जितने प्रोविजन से पढ़ाऊंगा 10 मिनट रोज़ के निकाल लेना, अपने में आसान कर लेना, ताकि कम से कम जो कानून की स्थितियां हैं वो आपको इजी वे में जो है क्लियर हो जाए। जब पढ़ने बैठोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, अरे तो पढ़ाया हुआ है, बहुत ईजी लग रहा है, और जो कानून की भाषा है वो पढ़ के लिख के आओगे तो नंबर ही नहीं आएंगे, परेशान अलग हो जाओगे। तो इसलिए रटने का शौक है तो, पर कंसेप्चुअली क्लियर हो गए तो फ़ायदा आपको ही मिलने वाला है। क्लियर बात है। तो मिलेंगे भाई पार्ट नंबर 2 में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।